नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। इसके लिए आगामी विश्व दिव्यांग दिवस 2025 तक प्रदेश के हर जिले में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों और दिव्यांग छात्रों के लिए घोषणा की थी, जिसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्व में उत्तराखंड रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को दो गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि कार्यों की प्रगति का स्पष्ट विवरण आगामी बैठक में उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिव और विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। कामों की गुणवत्ता और तय समय के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान आए निवेश प्रस्तावों की तेजी से ग्राउंडिंग हो, इसके लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको बाखूबी निभाया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून और हरिद्वार शहर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ट्रैफिक जाम के साथ ही बढ़ते क्राइम की समस्या भी बड़ी चुनौती है, जिन पर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। साथ ही आम जनता को होने वाली समस्याओं से भी निजात दिलाने के लिए 100% प्रयास किए जाएंगे। देखिए, गढ़वाल परिक्षेत्र जो है वो पूरे 7 जनपद उत्तराखंड के हैं और देश और विदेश का पूरा यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो हरिद्वार में मेले हो या हमारे चारधाम यात्राएं हो या फिर अभी जो शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और आने वाले आगामी जो हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो ये तो इमीडिएट चीज़ें हैं जिसमें कि ध्यान देना पड़ेगा। प्लस जो देहरादून की जो और हरिद्वार में जो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उस पॉपुलेशन इंक्रीज़ के चलते शहरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो ऐसी समस्या हो रही है जिसमें कि काफ़ी क्राइम रिलेटेड भी काफ़ी लोगों का मूवमेंट होता है, क्योंकि इन सब चीज़ ये जो है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्राइम होने की। तो इन सबों को पूरे विस्तृत रूप से देखा जाएगा और जो गुड प्रैक्टिसेस जो रेंज स्तर पे जो चल रही हैं उनको अमल में लाया जाएगा और उसको फर्दर इम्प्रूव करके और स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो हमारा पूरा रेंज जो है वो बिल्कुल क्राइम फ्री हो और जितनी भी जो समस्याएं जो पब्लिक को होती हैं उससे हम उनको निजात दिला पाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के पवेलियन मैदान में चल रहे लॉन्ग बॉल कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी मैदान पर उतरते हुए लॉन बॉल में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकार उनके हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन के साथ खेल के प्रति समर्पित रहने को कहा। जंगलों के बेशकीमती पेड़ों और लकड़ियों का कटान का खपत किए जाने की खबर पर काशीपुर और
जसपुर के वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से काशीपुर नगर क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों पर स्थित आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन विभाग की टीम को घंटों मशक्कत के बाद बैरंगी लौटना पड़ा और विभाग का सूचना तंत्र खोदा पहाड़ निकला चूहा कहावत को चरितार्थ कर गया। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने अपने बड़े लश्कर के साथ अचानक काशीपुर के गंगे बाबा रोड स्थित 3 आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई की, जहां 2 स्थानों पर आरा मशीनें बंद पाई गई तो वहीं एक स्थान पर मशीन चालू हालत में मिली, जिसको सीज किया गया है। ये दरअसल क्या है, ये हमारी सीज मशीनों पे भी आ जाते हैं, हम ही परेशान करते हैं यहाँ करके। ये बड़ी मशीनों पे तो जाते नहीं, और इन्हें कभी कुछ मिला भी नहीं, कोई अवैध लकड़ी नहीं मिली, कोई जंगल की लकड़ी नहीं मिली, और जंगल ये कट रहा है, बराबर कटवा रहे हैं जंगल, लेकिन आते यही लोग। हमें जब इन लोगों ने कमजोर समझ रखा है, क्या समझ रखा, आते यही ये कई बार आ गए। और मशीन आज भी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि मशीन हमारी सीज पड़ी है। एक मशीन चल रही थी, उससे भी कुछ नहीं मिला, एक ही हम गट्टू काट लेते हैं कभी कभी, एक ही मशीन चला रखी है हमने। इसी वजह से क्या क्या गरीब आदमियों का काम चलता रहे, इससे तमाम रिक्शा वाले जुड़े हैं, और तमाम ये हमारे कमरे के तख्ते वक्ते भी वगैरह चले जाते हैं, और तमाम हमारी लेबर इससे जुड़ी हुई है। लेकिन ये लोग आकर के हम ही परेशान करते हैं। कोई माल नहीं पकड़ा, कोई एक डंडी इनको नहीं मिली, कोई डंडी नहीं, और आती ही नहीं हमारे वहाँ है कहाँ, अवैध कहाँ हमारे पास है ही नहीं, आती ही नहीं। जाती है बड़ी मशीनों पे जाती है, सुबह जाते हैं, यही लोग पटकवाते हैं, ये लोग बनवाते हैं। जैसे अभी अधिकारी का कहना ये है कि हमने मशीन जब कभी मशीन चलते हुए पाई गई है, क्या तो गट्टू कट रहे थे उस समय, हाँ गट्टू कट रहे, छोटी सी मशीन है, हाँ, और वो भी अभी 4-5 दिन पहले हमने चलवाने का, यार तुम चलवाओ, हमने अपनी जिम्मेदारी लेने का चलवाओ, भाई गरीब आदमी इससे जुड़े हुए हैं थोड़े से, फ्लैट का जमाना तो खत्म हो गया, तो इससे गट्टू काट लेते हैं कभी कभी। जी सर, क्या कार्यवाही अमल लगी, आज कार्यवाही की गई है? काशीपुर के अंतर्गत अलीखा क्षेत्र में अवैध आरा मशीनें चलने की शिकायत थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अवैध आरा मशीन सीज कर दी गई है, बाकी और जगह कार्रवाई चालू है। इसके अलावा जो आपकी छापामार कार्यवाही की गई, इसमें क्या कोई माल वगैरह भी बरामद हुआ? नहीं, माल अभी बरामद नहीं हुआ, एक मशीन चलते हुए पाई गई थी जिसको सीज कर दिया। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं में जुटी हुई है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आए और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सके। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिसमें शीतकालीन चार धाम यात्रा को गति मिलेगी। लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं मिलेंगी और जो हमारे जो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में खास करके रोजगार को लेकर के कठिनाइयां रहती हैं, तो तीर्थाटन यात्रा के माध्यम से साल 2024 में अल्मोड़ा जनपद में जंगल की आग से 5 वनकर्मियों और 6 मजदूरों की मौत जैसी दुखद घटनाओं से सबक लेते हुए अल्मोड़ा प्रशासन ने इस बार पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वन अग्नि की घटनाओं को रोकने और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए डीएम आलोक पांडे ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, वन विभाग के डीएफओ, पुलिस विद्युत विभाग के अधिकारी, ग्रामीण और बुद्धिजीवी शामिल हुए। आपको बता दें कि डीएम ने सभी विभागों को वन अग्नि को लेकर सतर्क रहने और समय रहते ठोस कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि वन अग्नि की रोकथाम के लिए विभागों के बीच समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों को भी जागरूक करने और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में जंगलों की निगरानी, आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संसाधन तैयार रखने और वन विभाग को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।
देखिए, आज जो जिला स्तरीय वनाग्नि नियंत्रण की जो बैठक है उसको कराई जा रही है और इसमें एक पीपीटी कराया गया वन विभाग की तरफ से। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि ये जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं ये केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सारे विभागों को आगे आना पड़ेगा और दिल से आगे आना पड़ेगा। केवल खाना पूर्ति नहीं की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो घटनाएं हुई बिनसर में भी हुआ, जिसमें हमारे लगभग कुछ लोगों की डेथ हो गई। इसके साथ साथ जो हमारे जो नागरिक हैं उनकी भी डेथ हुई अलग अलग घटनाओं में। तो इन सब से हमने सबक ली है और इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि समस्त विभाग दिल से जुड़ें और आप सभी जुड़ें और जो वनाग्नि है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करें और ऐसी हताहत ना हो। यही हमारी टेम्परेचर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पर्यावरण बिल्कुल असंतुलित हो चुका है और हर जगह आप ब्राज़ील में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, अमेरिका में देख लें और हमारे हिंदुस्तान में देख लें, वनाग्नि की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो आज हम लोगों ने ये मीटिंग की और हम सब लोगों का यही प्रयास है कि ये केवल वन विभाग की घटना नहीं है या वनाग्नि से संबंधित नहीं है, ये मानव जीवन से संबंधित है। हमारे समस्त विभागों को, समस्त नागरिकों को मिलके और इसको चुनौती से जुड़ना पड़ेगा। सबको मिल के हाथ बटाना है। इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं और कोशिश हमें ये करनी है कि वनाग्नि की घटनाएं जो अप्रैल से शुरू होती हैं हम मार्च तक अपनी कार्रवाई कर लें। इसके लिए वन विभाग और जो फंड का आपदा प्रबंधन का फंड है, पीडब्ल्यूडी का फंड है, मनरेगा से कन्वर्जेंस करें और सारे विभागों जो हमारे पास संसाधन है, चूँकि ये सारे मिल जाएंगे तो 1 गुना जो संसाधन है ये 5 गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ अपने लोकल स्तर पे राजधानी देहरादून में बीती 11 नवंबर की रात ओएनजीसी चौक पर 6 बच्चों की दर्दनाक मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। हादसे के दौरान बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल के रख दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में भी आया और जिलाधिकारी शविन बंसल ने इस मामले में रिपोर्ट तलब भी की थी और 7 दिन के अंदर सभी बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने के आदेश दिए थे। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी अभी भी राजधानी के कुछ कैमरे डाउन हैं। ये जानकारी खुद डीएम बंसल ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ कैमरे डाउन हैं और इसके लिए विशेष निर्देश समीक्षा बैठक में दिए गए हैं। अभी भी डाउन है और इसी के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं लास्ट समीक्षा बैठक में और इनको एक निर्धारित टाइम अवधि दी गई है। अदरवाइज जो कंसर्न एजेंसी है उसको पेनलाइज किया जाएगा यदि सारे कैमराज। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर की रात को जीएमएस रोड की अलकनंदा एनक्लेव कॉलोनी में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर 75 वर्षीय अशोक कुमार गर्ग की हत्या पर से दून पुलिस ने पर्दा उठा दिया। इस हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों का हाथ सामने आया है जो किराए का मकान देखने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के घर पर दाखिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने मेज में रखी मकान मालिक की बैंक पासबुक देखी और उस पर दर्ज रकम से उनका दिमाग डोल गया। आपको बता दें कि आईजी गढ़वाल ने घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी जो एनजीसी से रिटायर्ड है और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा। सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूंकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितने भी पूछताछ थी उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है। क्योंकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था अशोक गर्ग के द्वारा। इसके अलावा जो हमें वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली थी कि वहाँ पर
पुताई का काम चल रहा था और वहां पर कमरा देखने के लिए लोग जैसे आजकल रेंट पर देते हैं और सबलेट का बोर्ड भी लगाया था और इसके अलावा लोग वहां आते रहते हैं। इस आधार पर पुताई वालों से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, यहाँ पर लोग आते रहते हैं और दिन में भी एक दो फैमिलीज वाले, एक दो लड़के भी आए और वो अपना कमरा देखकर किराए के बारे में बात करके चले गए। इसके बाद जो जितने भी वहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, चूंकि घटनास्थल पर कोई ऐसा सीसीटीवी हमें नहीं मिल पाया जिसमें अभियुक्त का कोई चेहरा या हुलिया आ पाया हो, तो पूरी टीम ने जो उसमें प्रयास किया उसमें जो तब ये चीज़ें प्रकाश में आई कि अभियुक्त जो है वहाँ से निकलने के बाद पैदल ही करीब 2 से ढाई किलोमीटर जो हमारा गांधीग्राम सत्तो वाली घाटी जो कंजेस्टेड एरिया पूरा कहेंगे शहर का है, वहाँ पर वो पैदल वहाँ से निकले। तो जो छोटी-छोटी हमें फुटेजेस क्लिप्स मिली, उसके आधार पर सिर्फ हमें काले रंग का और नीले रंग के जैकेट में 2 युवक ही दिखाई दिए। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी क्लियर फुटेज नहीं प्राप्त हुई। प्रयागराज में कुंभ को लेकर राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रयागराज के कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सभी तरह की तैयारियां कर रही है। इस बार कुंभ में लगभग 46 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी लगाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड वासियों से भी कुंभ में आने के लिए आग्रह किया गया है। उनका कहना है कि कुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार कुंभ का सफल आयोजन करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, अपने मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रित किया है और यहाँ रहने वाले यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आइए उत्तर प्रदेश में देखिए हुए बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, देखिए दिव्य और भव्य कुंभ। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि 2019 में जिस प्रकार हमने 22 करोड़ लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, उससे कहीं बड़ी संख्या में हम 40 करोड़ लोगों का स्वागत करेंगे। हमारा ये कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, डिजिटली हम इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है। IIIC सेंटर के माध्यम से हम सुरक्षा के सब मानकों को परख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी हमने वहाँ व्यवस्थाएं की हैं। स्वच्छता के मामले में हम सब ने वहाँ बहुत सजगता के साथ अपने सभी मापदंडों को हम पूरा कर रहे हैं। मैं बड़े आग्रह के साथ आप सब के माध्यम से उत्तराखंड वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि आइए इस महाकुंभ में। और जो पुण्य लाभ है, देश के 4 स्थानों पर अमृत मंथन के बाद जहां अमृत गिरा था, उसमें से एक हरिद्वार है, एक तीर्थराज प्रयागराज है, एक उज्जैन महाकाल की नगरी है और एक नासिक है। तो इनमें अलग अलग समयावधि के अंदर महाकुंभ का आयोजन होता है। आप सब से यही आग्रह है कि आप सबके माध्यम से हमारी ये बात पहुंचे और हम आप सबके आगमन पर आप सबका बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ अपने प्रदेश के अंदर जो भगवान राम की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, उस प्रदेश के अंदर आप सबका हम स्वागत करें। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।